एवरीवन, दिस इज शिल्पा अग्रवाल। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गरवा गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंबोज महाजनपद। देखो, हमने नंदवंश पढ़ा था। नंदवंश का अंतिम राजा था, वो था धनानंद। तो उसकी हत्या कर, उसको परास्त कर है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य है, वो चाणक्य की सहायता से है वो मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं। लेकिन मौर्य साम्राज्य को हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो उससे पहले जो हमारी काल्पनिक टाइम मशीन है, उसको हम महाजनपदों की ओर ले लेते हैं। तो मगध महाजनपद में तो हम चल रहे थे, उसमें वो जिन्होंने बहुत सारे वंशजों ने जो शासन किया उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो जो मौर्य वंश है उसको हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम है वो कुछ महाजनपदों की जानकारी भी ले लेते हैं। तो मगध महाजनपद हम पढ़ रहे थे, उसी संग्राम में देखो अब कंबोज महाजनपद, मौर्य जो वंश है, मैं उसको आगे की क्लास में पढ़ाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले कंबोज महाजनपद, थोड़ा जनपदों की जानकारी ले लेते हैं ताकि चीजें हैं वो और सरल हो जाए। तो देखो, कंबोज महाजनपद है वो जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र था उसमें आता था। जो ज्यादा है वो पाकिस्तान में आता था ये कंबोज। लेकिन आधुनिक जो आधुनिक अफगानिस्तान है उसमें दिखाता है इसका। तो ये अब है वो अफगानिस्तान में आता है। तो कंबोज महाजनपद है और जो गांधार महाजनपद है, ये दो ऐसे महाजनपद है जो कि भारत से बाहर है वर्तमान में। और बच्चे कितने, 16 में से 14 बच्चे, 14 में से जो 8 महाजनपद है वो हमें उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। तो इसी प्रकार देखिए, विस्तार कहां तक था, उत्तर में कश्मीर से लेकर, उत्तर में कश्मीर से हिंदूकश तक, हिंदूकश पर्वत तक। आधुनिक कहां पे है, आधुनिक अफगानिस्तान में। राजधानी थी इसकी हाटक या राजपुर, हाटक या राजपुर। ये किसके लिए फेमस था भाई, तो ये अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए फेमस था। यहाँ पर अच्छी नस्ल के घोड़े मिलते थे। तो इसके प्रमुख नगर देखो, राजपुर, राजपुर बताए ना राजधानी, नंदीपुर, नंदीपुर, राजपुर और द्वारका, ये है वो इसके प्रमुख नगर थे, फेमस। कंबोज पहले राजतंत्र था, कंबोज है वो पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र बन गया। मैंने बताया था यहाँ पर कि मल्लवज्जी कंबोज है, ये गणतांत्रिक जनपद थे, गणतांत्रिक जनपद थे। तो ये पहले राजतंत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में ये गणतांत्रिक महाजनपद बन गया। तो जनपदों के प्रकार थे, गणतंत्र, जो लोकतंत्र या गणतांत्रिक, और एक था राजतंत्र। तो देखो, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कंबोज के निवासियों को, जो कौटिल्य है, कौटिल्य कौन, चाणक्य, चाणक्य की पुस्तक, फेमस पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र। तो देखो, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ जो अर्थशास्त्र है उसमें कंबोज के निवासियों को वार्ता शास्त्र में कंबोज के जो निवासियों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है वह है वार्ता सस्तोपजीवी। वार्ता सस्तोपजीवी की संज्ञा दी है। जो कंबोज के निवासी है उनको है वो अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने एक वास्त्रोपजीवी की संज्ञा दी है। तो वार्ता से तात्पर्य होता है कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य, जबकि जो शस्त्रोपजीवी का अर्थ होता है उसका है शास्त्रों के माध्यम से आय को अर्जित करना। तो यानी कि जो कंबोज के निवासी थे उनके लिए जो चाणक्य है उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, वह है शस्त्रोपजीवी, वार्ता शस्त्रोपजीवी, जिसमें वार्ता का अर्थ होता है कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, और शस्त्रोपजीवी का मतलब होता है अर्थशास्त्रों के माध्यम से है वो आय अर्जित करना। अब इसका शासक कौन था, सुदक्षिण तथा चंद्रवर्धन। सुदक्षिण, चंद्रवर्धन कंबोज के शासक थे। तो ये बात है वो ध्यान में रखना कि इन शासकों ने यहाँ पर शासन किया। ईरानी शासक डेलिस फर्स्ट और द्वारा बहु ने कंबोज को जीत लिया था। यानी कि ये ईरानी शासक थे जिन्होंने इस कंबोज पर आक्रमण किया था, कंबोज पर आक्रमण किया था। इसमें डेलिस फर्स्ट और दारा बहु ने, नाम भी अजीब है। अब देखो, गांधार महाजनपद जो कि है वर्तमान में पाकिस्तान में, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। यहाँ पर है वो जो चाणक्य थे उन्होंने अध्यापन कार्य किया था। तक्षशिला में चाणक्य शिक्षक के रूप में कार्य करते थे तथा यहीं पर चंद्रगुप्त को चाणक्य ने शिक्षित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको यहीं पर शिक्षित किया गया था तथा अखंड भारत या एकीकृत भारत की परिकल्पना की गई थी। तो तक्षशिला कहां पे है, पाकिस्तान में। राजधानी है गांधार, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया,
जो गांधार है वो है वर्तमान पाकिस्तान में, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य को है वो चाणक्य द्वारा प्रशिक्षित या शिक्षित किया गया था, तो इसके बारे में ध्यान रखना। अब देखो तक्षशिला एक बौद्ध केंद्र था, तक्षशिला है वो बौद्ध केंद्र था, जहां पर विश्व के अन्य देशों से लोग शिक्षा लेने के लिए आते थे। जो विदेशी राजकुमार है वो यहाँ पर तक्षशिला में है वो शिक्षा लेने के लिए आते थे, और ये एक बौद्ध केंद्र था, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। गांधार शासक कौन है? पुष्कर सारिन, गांधार का शासक। इसका यहाँ पर कौन थे? शासक थे सुदक्षिण तथा चंद्रवन। अब देखो जो गांधार का शासक था पुष्कर सारिन में मगध नरेश, जो मगध का नरेश था, बिंबिसार हमने पढ़ा था कि इसने जो हर्यक वंश का शासक था, इसने नींव रखी हर्यक वंश की बिंबिसार ने के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और बिंबिसार ने पुष्कर सारिन के दरबार में एक दूत भेजा था। अब देखो जो गांधार का नरेश है पुष्कर सारिन, गांधार नरेश पुष्कर सारिन, और मगध का नरेश मैंने पढ़ाया था हर्यक वंश का, जिसने हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, जिसने हर्यक वंश की नींव रखी थी। हर्यक वंश का सबसे पहला शासक वही था जिसने हर्यक वंश की नींव रखी। तो उसका जो गांधार और मगध वाला जो अपना बिंबिसार है, इनके दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और जो बिंबिसार है वो गांधार नरेश पुष्कर सारिन के दरबार में एक अपना दूत भेजा था। तो इसकी जो 3 नीतियां है, जो बिंबिसार ने 3 नीतियां अपनाई थी कि सबसे पहले मैत्रीपूर्ण, फिर मित्रता से आगे विवाह की नीति, और देन अगर वो दोनों से नहीं माने तो युद्ध की नीति है वो ये अपनाता था। तो उसी प्रकार जो ये हमारा गांधार वाला है जो पुष्कर सारिन, इसका भी यही फॉर्मूला था, ये भी 3 प्रकार की नीतियां अपनाता था। तो देखो दोनों मित्र है, दोनों एक ही प्रकार की नीति अपना रहे हैं। तो पुष्कर सारिन अपनी त्रिआयामी कूटनीति के फेमस था, युद्ध, मैत्री और वैवाहिक समय। तो इसी प्रकार है वो बिंबिसार ने अपनाई थी ये नीतियां। अब देखो दूसरा, फर्स्ट पढ़ा हमने मगध वाला, मगध महाजनपद, तो ये हो गया 2 नंबर। अब देखो 3 नंबर अस्मक। अस्मक है वो जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहां पर है। अस्मक सबसे दक्षिण का है महाजनपद, सबसे दक्षिण वाला महाजनपद है, ये है महाराष्ट्र में, ध्यान में रखना महाराष्ट्र। जो इसकी राजधानी है वो है पोतलीपोत अथवा पाटन। तो पोतलीपोत पाटन किसे कहते हैं? तो जहां से नहर बहती है, जहां से पानी निकलता है, उस स्थान को पोतलीपोत अथवा पाटन कहते हैं। तो जो नर्मदा और जो गोदावरी नदियों की जो बीच का क्षेत्र है वो आता है हमारा अस्मक के अंदर, वहां पर है जो नर्मदा और गोदावरी नदियां के बीच का क्षेत्र है, वहां पे अस्मक है। देखो विंध्यन पर्वत के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद, जो दक्षिण में स्थित है वो एकमात्र महाजनपद यही है। यहां से नहरें गुजरती है जिसके कारण इसको पोतली अथवा पाटन, पोतली अथवा पाटन शब्द का मतलब यही है कि जहां से पानी गुजरता है या फिर नहर गुजरती है उसको कहते हैं। तो ये दक्षिण का एकमात्र महाजनपद याद हो गया आपको, अस्मक या असक भी बोलते हैं इसको। चौथा देखो कुरु राजधानी है वो हस्तिनापुर है। कुरु आप जानते हो जो दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। तो कुरु क्षेत्र का उल्लेख है वो अपना जो हरियाणा में आता है, हरियाणा और दिल्ली वाला क्षेत्र। तो इस कुरु का उल्लेख है वो हमें जो महाभारत है उसमें मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसकी राजधानी थी हस्तिनापुर, महाभारत में इसका उल्लेख हुआ है। महाभारत अगर आपने देखी है तो प्रमुख शासक है कौरण्य। कुरु निवासी अपने जो शारीरिक बल और मानसिक बुद्धि के लिए फेमस थे। जो कुरुक्षेत्र के निवासी थे ना, कुरु महाजनपद के, वो अपने शारीरिक बल और जो मानसिक बुद्धि है उसके लिए फेमस थे। तो महाभारत में एक खेल का दिखाया गया, वो कौन सा तो खेल है जो शतरंज। तो वहां पर मानसिक बुद्धि का प्रयोग किया गया और शारीरिक बल के लिए लोग फेमस थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो 5वां जो महाजनपद है वो है सूरसेन। जो सूरसेन है इसकी राजधानी है मथुरा, शासक है वो अवंतीपुत्र। शासक कौन है? अवंतीपुत्र। देखो पहले वाले राजा ना वो अपनी माँ के नाम के पीछे अपनी माँ का नाम लगाते थे अवंतीपुत्र, तो इसकी माँ का नाम है ये अवंतीपुत्र, अवंती का पुत्र है ये। इसने मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। सूरसेन महाजनपद का जो राजा था
अवंती पुत्र, इसने मथुरा में है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और राजधानी भी मथुरा ही है, इसमें इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। जो वर्तमान में सूरसेन किसे कहते हैं, तो राजस्थान का जो पूर्वी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र, उसको सूरसेन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, आपने पढ़ा होगा तो, राजस्थान का। तो देखो ये हो गया सूरसेन। अब देखो छठा है वो है वत्स, वत्स महाजनपद। तो इसकी जो राजधानी है वो है हमारी कौशाम्बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वो बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्मों का केंद्र था, बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का केंद्र है ये। वत्सल का प्रमुख वंश, वत्सल है इसका प्रमुख वंश था, प्रमुख वंशज था वो है पौरव। पौरव के जब सिकंदर और पोरस का जो आक्रमण हो, सिकंदर और पौरव की लड़ाई हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी। इसका प्रमुख वंश था वो था पौरव। शासक था उदयन। आधुनिक है वो जो इलाहाबाद का क्षेत्र है वहां, आधुनिक क्षेत्र में ये कहां पर है, इलाहाबाद, जो उत्तर पूर्व यमुना का तटवर्ती भूमि है, जो उत्तरी पूर्वी यमुना की जो तटवर्ती भूमि है इलाहाबाद, वहां पर ये वर्तमान में स्थित है। तो मैंने आज आपको छह महाजनपद बता दिए। तो मगध हमने पढ़ा, तो मगध ने वो विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले हर्यक, देन उसके बाद शिशुनाग वंश आए। शिशुनागवाद में कौन आया था, शिशुनागवाद में जो आया था हमारा नंद वंश, और नंद वंश के बाद में आएगा मौर्य वंश। तो अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी प्रकार हमने आज 6 जनपदों को डिस्कस किया है। इसी प्रकार अगली कक्षा में हम और जो हमारे महाजनपद हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर है वो मौर्य वंशज, मौर्यों की तरफ हम चलेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।